हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज अपनी 20 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका एग्जाम अपने आज करेंगे। इससे पहले के जितने भी एग्जाम है मैंने वो आपको करवाए हैं, तो आपने किए होंगे अच्छे तरीके से और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अब अपने आगे के जो भी एग्जाम है उसको करते जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट थे जो बोल रहे थे कि सर एनटीपीसी का, ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों, अभी एएलपी की सीरीज चल रही है, ठीक है। उसके बाद एनटीपीसी या ग्रुप डी, आप जो बोलोगे ग्रुप डी, है ना, आप जो बोलोगे वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अपने वोटिंग करवा लेंगे। आप जो चाहोगे कि पहले ग्रुप डी चाहिए या एनटीपीसी करनी है, तो अपने उसके अकॉर्डिंग इसका प्रीवियस ईयर चालू कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओके दोस्तों, चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक सीरीज दी है 15, 20, 18, 23 डैश, इसकी जगह क्या आएगा? और ये 26 और 24। देखो दोस्तों, ये सीरीज होती है, इसमें देखना होता है कि आप क्या प्लस कर रहे हो क्या माइनस कर रहे हो। देखो +5 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, फिर यहाँ पे +5 हो रहा है, और यहाँ पर फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, फिर पूरी सीरीज एक साथ चलती रही -2, है ना। अब देखो +5 -2 +5, फिर यहाँ -2 आना चाहिए, फिर +5 आना चाहिए, फिर इसके बाद -2 आना चाहिए, जो ऑटोमेटिक आया हुआ। इसका मतलब ये सीरीज अपनी सही है। तो अब देखो 23 के बाद -2 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 21 आएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। 15, 18, 24 का एलसीएम क्या होगा? तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या 24। देखो 18 का तो 6 तिया 18, 6 चौके 24, मतलब 6 तिया 18। इसमें 6 तो आगे, इसमें 3 बच गए इससे, है ना। इसमें 6 × 3 होता है, तो 6 का डिवाइड इसमें जाएगा तो आएगा यहाँ पे 4, तो नीचे 3 बच जाएगा, 3 का गुणा कर दो। इसके अलावा 15 का, 15 में से देखो 3 तो आ गया है, 5 × 3 होता है, 3 तो आ गया, ये रहा, इसमें भी है 3, लेकिन 5 नहीं है तो 5 का गुणा कर दो, ठीक है। 24 दिए 72, 72 5 360, ये आंसर हो गया 360। चलिए नेक्स्ट। एक समीकरण है दोस्तों प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 के दो असमान और वास्तविक मूल हो। दोस्तों मैंने आपको एक ग्रुप में भी डाला था कि ये तीनों चीजें आपको याद कर लेनी है। डिस्क्रिमिनेट रूट होते हैं, डी से लिखते हैं इसको, जिसमें 3 बताया था, डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, डी इक्वल टू 0। अब इन तीनों में आपके पास हर बार अलग अलग तीनों में से एक में से क्वेश्चन आ जाता है। अब की बार इसका क्या है, दो असमान और वास्तविक मूल होने का मतलब डी की वैल्यू बड़ी है किससे, 0 से। तो डी कैसे निकालते हैं, b² माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 होता है ना, डी की वैल्यू। यहां से देखो ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, है ना, या ग्रेटर देन 0 लिख लो। इस इक्वेशन से अपने ये चीज लिखते हैं। देखो b क्या है, x का गुणांक, a क्या है, x² का गुणांक, c क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें देखो x² का गुणांक b है, v का स्क्वायर, तो मतलब x का गुणांक कितना है, k। तो इससे तुलना कर लो आप, अगर ना पता है तो आप डायरेक्ट लिखो। माइनस का 4, a की वैल्यू x² का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। c की वैल्यू कितनी है, k है, तो k लिख दो, ग्रेटर देन 0। अब यहां से k कॉमन लिया, है ना, सॉरी k क्या लिया आपने, कॉमन लिया है k। यहाँ क्या बचेगा k, यहाँ क्या बचेगा 4, और ग्रेटर देन 0। अब देखो या तो k बड़ा होगा 0 से, या k - 4 बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ से k ग्रेटर देन 0 आ गया एक तो, और a आगे एक आ गया k ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब देखो ये कहता है कि 0 से बड़ा और 4 से बड़ा, मतलब ये तो गलत हो गया ना इसके अकॉर्डिंग तो। लेकिन यहाँ पर ये चीज गलत दी हुई है, इसमें दिया हुआ है छोटा, ये अपना आया है बड़ा, है ना। इन दोनों में से एक, ये तो देखो सही दिया हुआ है, ये आ गया अपना, ये ऑप्शन आना था। इनमें से कुछ कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये गलत दिया हुआ है शायद कुछ। एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है 3:2 के रेशो में, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है। दोस्तों प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा है, आपने 8 जोड़ा है, कितना, 8। आपने देखा कि सर इसमें दोस्तों बराबर संख्या में आप जोड़ रहे हो, तो क्या आ रहा है अनुपात, 7:5 आ रहा है, ठीक है। अब देखो जब बराबर जोड़ रहे हो, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 से 7 हो रहा है, मतलब +4 ऐड हो रहा है, या 2 से 5 +3 ऐड हो रहा है। लेकिन आप तो बोल रहे हो कि प्रत्येक संख्या में, ये पहली संख्या मान लो, ये दूसरी संख्या मान लो, है ना,
इनमें आप 8 ऐड कर रहे हो, लेकिन ये बराबर थोड़ी है, ये तो 4 है, इधर 3 है। इनको बराबर करने के लिए आपको बताया हुआ है क्या, इनका डिफरेंस कितना 2, इनका डिफरेंस कितना 1। अब इसमें गुना करो, इसका इस डिफरेंस का इस वाले अनुपात में गुना कर दो, 2 तिया 6, 2 दुआ 4। अब देखो ये 1 से गुना करो तो ये तो 7:5 ही आ जाएगा। अब देखो 6 से 7 प्लस 1 हो रहा है, 4 से 5 प्लस 1 हो रहा है, दोनों में देखो 1 प्लस हो रहा है, तो 1 की वैल्यू आप 8 के बराबर रख सकते हो। आपको क्या पूछा है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है, देखो 6 या 4 बड़ा है, रेशो में देख लो 6, तो 6 8 1 की वैल्यू 8, तो 6 की वैल्यू 48 हो जाएगी, तो ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। किसी लंबवतीय शंकु का आयतन, एक लंबवतीय दोस्तों शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई से आधी है। दोस्तों एक लंबवतीय शंकु है, ठीक है, इसके आधार की त्रिज्या इसकी लंबाई की क्या है, ये त्रिज्या इसकी लंबाई ऊंचाई की आधी है। इसका मतलब क्या हुआ कि r है वो क्या है h/2, इसकी ऊंचाई की हाफ है। तो क्या आप इसको h = 2r लिख सकते हो क्या, कोई दिक्कत है क्या, h की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब कहता है एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, इसका मतलब इसका आयतन शंकु का आयतन, तो क्या होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h इक्वल टू किसके है, एक गोलार्ध के आयतन के। गोलार्ध का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। गोलार्ध का मतलब होगा दोस्तों हेमिस्फीयर है, सेमी हेमिस्फीयर, ठीक है ना, इस प्रकार बनता है वो। देख लो इसकी त्रिज्या मैंने कैपिटल R मान ली, इसकी स्मॉल r मान ली। अब लिखो 1/3 इंटू 22/7 इंटू में r की वैल्यू कितनी है, देखो r की वैल्यू r² ही है। अब देखो h की वैल्यू देखो r में है, h की वैल्यू h = 2r, तो ये लगे तो ना इक्वल टू 2/3 22/7, r की वैल्यू पता नहीं है कुछ भी। यहां से देखो 22/7 कैंसिल, यहां से देखो 3 से 3 कैंसिल। अब क्या बच गया, ये 2 एकम 2, 2 से ये कैंसिल, यहाँ बचा है r की क्यूब, देखो r² और r गुणा में है ना, जुड़ गया, ये r³ है, मैं यहाँ नीचे ले आऊं, यहाँ क्या बचेगा, सारी चीजें कट गई, ऊपर एक नीचे एक, इसका मतलब r अपॉन कैपिटल R स्मॉल r अपॉन कैपिटल R 1/1। देखो क्यूब रूट करेंगे तो एक का क्यूब रूट तो एक ही होता है, तो ये आ गया इनका रेशियो 1:1, तो ये आंसर आ गया आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है ना, और सिंगल डिजिट में दोस्तों, और सबसे सिंगल डिजिट में सबसे बड़ी कौन सी होती है बताओ, 7 होती है। इसी प्रकार डबल डिजिट में 11 होती है, और लास्ट कौन सी होती है 97 होती है। 2 डिजिट की, ये सिंगल डिजिट की बात है, ये 2 डिजिट की बात है। 3 डिजिट में बताओ 101 होती है सबसे छोटी, और सबसे बड़ी कौन सी होती है 997 होती है, 997 होती है। चौथी में आप पढ़ोगे तो आप इनको याद कर लोगे तो भी आपको अच्छे से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, आपको निकालना नहीं पड़ेगा, नहीं तो काफी आपको टाइम लग जाएगा। अगर 4 अंकों की आपको पूछे तो क्या आएगी 1009 आएगी सबसे पहली, उसके बाद 9973, ठीक है, इन चीजों को आप याद कर लेना। तो यहां से देखते ही आपको आंसर आ जाएगा, देखो 997 आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य श्रृंखला है। दोस्तों देखो ये 3 से स्टार्ट हो रही है, अभाज्य संख्या 1 से 20 में देखो सबसे पहले 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो ये तो है ही नहीं, गलत हो गया। इसी प्रकार इसमें देखो एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये वैसे गलत हो गया। इसमें 2 आ गया, 3 नहीं आया, 5 से स्टार्ट हो गया, तो ये वैसे गलत हो गया, है ना। बचा क्या, ये देखो 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सही है। इस प्रकार आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे। एक ठोस घन की भुजा की लंबाई कितनी है, घन है 7 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको मैं घन ये बता दूं, ठीक है, इस प्रकार बनाते हैं, अपने रफ बना लिया करो, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा ही आना चाहिए। इनकी सारी भुजाओं की लंबाई 7 है, तो बताओ घन का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम। आप लोग सर a की क्यूब होता है, a की क्यूब मतलब भुजा की क्यूब मतलब 7 की क्यूब मतलब 343। अब कहता है इनमें से एक 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक शंक्वाकार आकृति, ये देखो शंक्वाकार आकृति, ठीक है, ऊंचाई कितनी है इसकी, त्रिज्या है 3, ऊंचाई कितनी है 7, ये निकालनी है। तो शेष ठोस का आयतन मतलब इसमें से निकालनी है, तो इसका निकाल देंगे, तो ये आयतन निकाल दो, इस पूरे आयतन में से ये निकाल दो, बच जाएगा कितना, इसका आयतन कितना आएगा दोस्तों 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² का मतलब 3 का स्क्वायर 9 इंटू h की मतलब 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटा 3, 22 दिया 66, 66। इसमें से ये माइनस कर दो,
13 में से 6 गया 7, इकाइयां 7 बताओ कहाँ है, किसी में नहीं है, ओनली इसमें, तो आंसर कर दो डायरेक्ट। अरे पूरा करने की क्या जरूरत है, अगर आपके 3 सेकंड भी बचते हैं तो आप ये मानो आप बहुत आगे निकलने वाले हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। 10 आदमियों का एक समूह किसी दीवार को 12 दिनों में बनाता है, तो इसका मतलब हो दोस्तों 10 मेन इंटू 12 दिन, तो टोटल वर्क हो गया ये। 6 आदमी जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से आधा सक्षम है, इसका मतलब जो पहले वाले है एफिशिएंसी का रेशियो दोस्तों, पहले वालों की एफिशिएंसी 2 थी तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, आधा सक्षम इस दीवार के 3/5 हिस्से को कितने दिनों में बनाएंगे दोस्तों, टोटल वर्क था ये, इसका 3/5 कर लो, 3/5 ही काम करना है आपको। ठीक है, पूरा गुणा करके फिर भाग करने की जरूरत नहीं है, टोटल वर्क था 10 × 12 120 हो गया, इसका 3/5 ही काम करना है। और करना किसको है बताओ, करना किसको है, करना है 6 लोगों को जिनकी एफिशिएंसी पहले वालों की आधी है। तो पहले वालों देखो 10 आदमी आपने लिखा, 10 मेन, 10 m की जगह मैंने 1 लिखा है, तो आधी का मतलब ये 1 है, तो ये कितनी होगी, 1/2 होगी। अगर मैं इसको 2 लिखता तो ये 1 होती, अगर यहाँ पे मैं 2 लिखता, मैंने तो यहाँ पे लिखा ही नहीं 2, अगर 2 लिखना है तो 2 लिख दो, उनकी 1 लिख देंगे, नहीं तो इनकी 1 होगी। और जो नए व्यक्ति आएंगे वो क्या करेगा, कितने व्यक्ति, 6, तो 6 का इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 1/2, आधी है ना, उनसे आधी कर दो। अब कितने दिन में बनाएंगे, काटो इसको, 3 से गया 3, 1 से गया 4, ये गया 5 दूए 10, 4 दूनी 8, ये 24, तो 24 आंसर आ गया। अगर दोस्तों इसको ऐसे करोगे 10 × 2 करोगे एफिशिएंसी, तो ये 20 होगी, है ना, टोटल ना। एक आदमी 2 बनाता है तो 10 आदमी 20 बनाएंगे, यही है ना। एक आदमी 2 लड्डू खाता है तो 10 आदमी 20 लड्डू खाएंगे, कितने दिन में खाएंगे, 12 दिन में। अब यही काम है, ये 3/5 काम करना है इसका, और टोटल किससे करवाना है, 6 लोगों से। अब 6 की देखो पहले एफिशिएंसी अपनी 2 मानी है यहाँ पर, तो इनकी एफिशिएंसी, एक व्यक्ति 1 लड्डू खाता है तो 6 व्यक्ति 6 लड्डू खाएंगे, तो 6, ये 6 आ गया। अब इसको करो, 6 से काटा, 6 दूनी 12, 5 एकम 5, 5 दुआ 10, 2 दुए 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो आंसर आ गया 24। ये मैंने एफिशिएंसी 1 और आधी मान के कर दिया, और ये मैंने 2 और 1 मान के कर दिया, तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखो दोस्तों, माध्यिका निकालनी है तो इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले 1, फिर 1 आया, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर आएगा 3 आएगा, फिर 5, फिर 7 लिखा गया। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो सम संख्या में आएगी, और एक होता है विषम संख्या में, दोनों का बताता हूं। देखो सम संख्या है, जैसे मान लो इसमें 6 आ गई है ना, तो 6 में देखो 2 बीच वाली संख्याएं आएगी, ये देखो बीच वाली, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, समझ में आई क्या, 2 इधर छोड़ दो, जैसे मान लो 6 संख्या टोटल, आपको बीच की 2 संख्या लेनी पड़ेगी, आपको पता है, तो बची कितनी, 4, 4 में 2 का डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2, तो 2 संख्या इधर बचगी और 2 संख्या इधर बचगी, इस प्रकार आती है। ये छोटी संख्यम संख्याएं, इसलिए अपने इसको ऐसे कर सकते हैं ध्यान से। अगर बड़ी संख्याएं हैं तो आपको देखना होता है कि सम संख्या ही है, तो बीच की 2 संख्या लेंगे अपनी, तो 2 माइनस कर दो एक बार, बची कितनी, 4, तो 4 में से 2 लेफ्ट साइड में आएगी इन दोनों संख्याओं के, और 2 राइट साइड में आएगी, इनका एवरेज निकाल दो, 2 + 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, 2.5, 2.5 इसका आंसर आ गया। अगर दोस्तों ये होता 1 2 3 4 5, मान लो देखो 5 संख्याएं हैं, तो देखो 5 विषम संख्या है, तो 5 में से बीच में से एक संख्या आएगी, दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या बच जाएगी, है ना। 5 में से 1 माइनस करो, कितना आ गया, 4/2, है ना, बराबर बराबर, तो 2 संख्या इधर आ गई, 2 इधर आ गई, तो ये 3 इसका आंसर आ जाता। लेकिन सम संख्या हो तो बीच की 2 संख्याएं लेनी होती है आपको। चलिए नेक्स्ट पे, 4096 का वर्गमूल निकालना है दोस्तों, 4096 इसका वर्गमूल। देखो 6 है तो 4 का स्क्वायर 16, या 6 का स्क्वायर 36, इससे आएगा। अब 40 है, 40 से जस्ट छोटा स्क्वायर देखो किसका होता है, परफेक्ट। आप लोग सर 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसका 6 का, आप यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ भी 6 लिखो। अब इस 6 को आगे वाली संख्या से गुणा करो, 6 7 42। अब देखो ये 42 अंदर वाली संख्या इस 42 से छोटी है या बड़ी, कौन सी, अंदर वाली। मैं ये ध्यान दे लेना दोस्तों, अंदर वाली संख्या छोटी है तो छोटे वाला आंसर, तो आपका आंसर हो गया 64। बाकी आप करके देखना है तो करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग दोस्तों 60 है। दोस्तों ये 3 पार्ट अपने बनाते हैं, तो ये प्रेजेंट का होता है, टोटल एज इनकी है 60 वर्ष, ये वर्तमान उम्र दे रखी है टोटल। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, ठीक है। देखो ये फादर और ये सन,
6 वर्ष पहले, इसका मतलब 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, कर दी 5 गुनी, 1 है तो इसकी 5 गुनी होगी। 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद पूछिए किसकी, पुत्र की आयु, तो ये पूछिए आपको। अब दोस्तों देखो कैसे करोगे, अब देखो 6 साल पहले जाओगे तो 6 साल पहले इन दोनों की आयु का योग कितना था, आप बोलो सर 60 है यहाँ पर, तो 6 दूनी 12 घटे, क्योंकि इसका भी 6 घटेगा इसका भी 6, तो 60 में से 12 गया 48, तो टोटल था 48। अब देखो 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 8, तो यहाँ इसकी 40 आ गई और इसकी कितनी आ गई दोस्तों 8 एकम 8 आ गई है। अब देखो यहां से यहां जाना है आपको, तो देखो 6 साल पहले और 6 साल बाद कितना डिफरेंस हो गया 12 का, तो प्लस 12 कर दो इसमें, 12 और 8 20, तो ये आंसर आ गया इसका। अब दोस्तों इसको कैसे करोगे, देखो प्रेजेंट में इनकी एज का रेशियो निकालोगे तो 5x और x था 6 साल पहले, प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 5x + 6 और ये x + 6। प्रेजेंट में इनकी एज का योग कितना है टोटल 48, इनको जोड़ो 6x + 12, ये है 60 दोस्तों, 48 नहीं है 60 है, तो 6x = ये 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे रखो 8 और 6 14 हो गए यहाँ पर 14। अब देखो प्रेजेंट से 6 साल बाद पूछे 6 साल ऐड कर दो 20 साल आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे करोगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, n के कितने धनात्मक पूर्णांकों के लिए n³ - 8n² + 20n - 13 एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों कुछ भी नहीं है, n की वैल्यू पहले 1 पुट करो, n की वैल्यू पहले 2 पुट करो, फिर n की वैल्यू 3, फिर n की वैल्यू 4 पुट करो, है ना। इस प्रकार आपको चेक करना है। कैसे करोगे, देखो 1 रखोगे तो 1 की क्यूब 1 माइनस 1 की स्क्वायर 1 और 8 से गुणा किया 8 प्लस का 20 एकम 20 माइनस का 13, कितना आएगा बताओ। देखो 13 और 8 21 और 21 में से ये प्लस का 21 किया तो ये तो आगे 0, तो 0 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये तो वैल्यू नहीं होगी। 2 रखो, 2 की क्यूब 8, 2 की स्क्वायर 4 8 32 और 20 दुआ 40 माइनस का 13 करो, 40 और 8 48, 48 में से ये 32 और 13 घटाओ 45, तो कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 3 वैल्यू पुट करो, 3 की क्यूब 27 माइनस 3 दिया 9 9 8 72 72 प्लस का 20 दिया 60 माइनस का 13 इक्वल टू कितना आएगा, देखो 60 और 20 80 87 हो गया, और ये 72 और 13 कितना हो गया दोस्तों 85 हो गया क्या, 72 और 13 85 हो गया। कितना डिफरेंस आएगा 2, तो ये आगे 2, तो 2 भी एक अभाज्य संख्या होती है। 4 पुट करो, 4 की क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16 16 8 128 प्लस 20 चौके 80 माइनस का 13। अब देखो इसका कितना आएगा 80 और 60 140 144 और ये 128 और 3 131 10 141, तो ये 141 आ गया, इसका मान भी 3 आ गया। ठीक है, ये भी होगा। n की वैल्यू 5 पुट करो, 5 की क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25 8 200 और 20 5 100 माइनस का 13 इक्वल टू ये कितना आएगा, देखो 100 125 100 225 और ये 213 माइनस कर दो, कितना आया 12, इसका मतलब ये आ गया 12। देखो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ पर 3 आया 2 आया, इनकी वैल्यू पुट की तो, लेकिन इसके बाद जो भी आएगी ये अभाज्य संख्या नहीं आएगी, भाज्य संख्या ही आएगी। इसके बाद 6 7 8 9 जो भी वैल्यू पुट करोगे आप, इसका मतलब आपकी कितनी वैल्यू होगी 1 2 3 वैल्यू होगी। ठीक है, तो प्राइम नंबर कितने पॉसिबल है, n के कितने मान संभव है 1 2 और 3, n बराबर 2 n बराबर 3 n बराबर 4। चलिए नेक्स्ट पे, 2001 से 6 की अवधि के दौरान प्रति वर्ष औसत खर्च कितना निकटतम पूर्णांक में अप्रोक्स बताना है आपको दोस्तों। तो औसत खर्च देखो दोस्तों, ये तो है सैलरी वेतन, ये है फूड, ये मेडिसिन, ये टैक्स, तो ये तो सैलरी है, इसमें से ये खर्चे हो रहे हैं सारे इधर वाले सारे के सारे, इनको ऐड करना है और कितने से डिवाइड करेंगे, देखो 6 साल का है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 200 500 600 650, ये 700 200 900 1100 1200, ये हो गया टोटल 1200, ये 500 1100 1800 24 2450 2500 25 और 8 3300 33 और 7 40, मतलब 4000 होगी। ये कितना होगा 100 200 300 400 450, एक बार इनको सीधा जोड़ लो, 100 200 300 हो गया, 400 500 600 700 700 50 ये 50 ये 800 और 800 और 75 और 2500 900, ये हो गया 800 और एक 900, तो ये कितना हो गया दोस्तों, इनको ऐड करो, ये 6 1 00 6100 में 6 साल का 6100 रुपये खर्च है, तो डिवाइड करो कितना आएगा 6 कम 6
और कितना बच गया, 0 आएगी, और 6 एकम 6, और फिर 4 बच गया 36, 6 6 36, तो 1016 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो 1016 वाला, ये एक ही ऑप्शन है, ये तो 2000 वाले चल रहे हैं। आप वैसे भी यहाँ पर भी एक का अंदाजे से भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट पे। साथी ने एक बैंक में 825 रुपए जमा किए, जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया था। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है तो वह इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगी। दोस्तों 8% 1 साल का, 5 साल का 40%, 825 का 40% ब्याज मिलेगा। तो 40% का मतलब 4/10 लिख दो, पूरा 40/100 लिखने की दिखाने की क्या जरूरत है आपको, बताओ, है ना। जितना आपको कटता है उतना काट दिया करो। अब इसमें भी 2 और 5 मत किया करो, आप इसका गुणा करो, 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 8 32 और 2 32, 10 32 और 1 33 बटे 10, ये 0 से कटेगा 330 आंसर आ गया। अगर आप इसको 2/5 करोगे तो 5 का डिवाइड कर लो भाई, जो भी आएगा इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे। वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 से घटाया जाए तो मान 2/3 प्राप्त होता है। देखो किससे घटाना है, 1/2 से, किसको, भिन्न को। कितना प्राप्त होता है, 2/3। अब देखो ये x इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, 1/2 माइनस का 2/3 इक्वल टू में x इधर आ गया, 3 एकम 3, 2 दुआ 4, डिवाइड बाई 3 दुए 6, तो माइनस का 1/6 x की वैल्यू आ गई, तो आंसर आ गया 1/6। चलिए नेक्स्ट पे। x² प्लस ax प्लस b को यदि x प्लस 3, ये x प्लस 3 नहीं है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया इंग्लिश वाला सही मानते हैं, x माइनस 3 से विभाजित किया जाए तो शेष 22 बचता है। आप कुछ स्टूडेंट जिसने लगातार पेपर लगाए हैं तो वो इस क्वेश्चन को पहले रोक के आराम से कर लेंगे इसको जल्दी से, है ना, क्योंकि उनको पता है क्या करना है। x माइनस 3 बराबर कितना, 0, x की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो x की वैल्यू पुट करो इसमें 3 का स्क्वायर 9, और देखो 3, ये 3a हो जाएगा, प्लस का b इक्वल टू में शेष फल 22 आ रहा है। इसी प्रकार दूसरे में भी x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो x की वैल्यू कितनी रखोगे 3, तो रखो इसमें 3 का स्क्वायर 9, प्लस ये कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा, प्लस का ये a हो जाएगा, इक्वल टू में शेष फल कितना है 24 प्राप्त हो रहा है बस। अब इसको सोल्व करना है, तो 3a प्लस का b इक्वल टू में ये इधर जाएगा, कितना बचेगा 12, 13 बचेगा क्या 13, ये इधर जाएगा, कितना बचेगा 3b प्लस a प्लस 3b कर लो इसको कुछ भी, तो कितना बच गया 14, ये 15 बच गया, 15 और 9 24 होते हैं। अब इसमें से आपको a प्लस b की वैल्यू पूछिए, तो a प्लस 3b इक्वल टू में 15 है दोस्तों। यहां से इसको घटा लो, एक बार आप डायरेक्ट घटा दो, घटा दिया कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 2a माइनस का घटा दो, या अपने को तो a प्लस b चाहिए ना, चलो जोड़ दो इसको, घटाओगे क्यों, घटाओगे तो a प्लस b, a माइनस b आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a प्लस ये आ जाएगा 4b, ये आ जाएगा 15 और 13 28, यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे दोनों में से, तो दोनों में से 4 बार गया, 4 यहाँ पर डिवाइड कर दोगे 7 आ जाएगा, तो a प्लस b की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 7 आ गई, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। देखो मोनिका का फादर है, ये मोनिका है, मोनिका यहाँ पे 0 होगी तो इसकी 38 वर्ष होगी, है ना। अब देखो मोनिका के जन्म के समय, जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई, इसका मतलब जब ये 4 साल की होगी तो ये कितने का होगा 42 का होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका 4 साल छोटा है, तो इसका भाई ब्रदर ये 0 का होगा, तो ये 4 साल की होगी, यहाँ पर पहुंच गई, यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ठीक है, ये 4 साल बड़ी है तो यहाँ पे इसकी 0 होगी तो इसको 4 होगी, इसकी 42 होगी। इसकी 36 वर्ष थी मदर की एज, कितनी थी 36। अब इसने पूछा है माता और पिता की आयु में अंतर, कितने का अंतर है 6 साल का, 6 साल का अंतर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। ययाति ने एक वस्तु को 13% हानि पर बेच दी, यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो 22% का लाभ होता। देखो दोस्तों, अब देखो 13% हानि पर, इसका मतलब ये 100% है, 13% हानि का मतलब ये कितने में बेचेगा 87 में, लेकिन ये 22% अधिक में बेचा होता तो इसका मतलब 122 में बेचता, तो इसको 49 रुपये अधिक का लाभ होता, तो यहाँ पर परसेंटेज में कितना होता, देखो 22 और 13 25, तो ये 25% का लाभ होता। तो आपको दिया हुआ है 25 है कि 35 है, सॉरी 35 तो देखो 49 रुपये अधिक मिलते हैं आपको, लेकिन परसेंटेज में देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने बढ़ते, कितने मिलते हैं अधिक 35%, तो 35% आ गया। ये कहता है 30% का लाभ चाहिए, तो 130 की वैल्यू निकाल दो,
बिक्री का मूल्य क्या होगा, तो मतलब विक्रय मूल्य पूछे 30% लाभ के लिए। 7 5 35, 7 7 49, 26 5 130, 26 7 182, आंसर आ गया 182। चलिए नेक्स्ट पे, एक मिनी वेन उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दो व्यक्ति जा रहे हैं। दोस्तों एक कोई वेन है जो दो व्यक्ति जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये वेन जा रही है यहाँ से, कोई भी मान लो इस दिशा में जा रही है, इसी दिशा में दो व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है, जिनकी स्पीड इसकी 4.8 है और इसकी कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो गति जा रही है, मिनी वेन क्रमशः इसको 4.5 सेकंड में और इसको 9 सेकंड में दोनों को पार करती है। तो मिनी वेन की लंबाई बतानी है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, मिनी वेन की आप स्पीड मानो x है या s मान लो, है ना, x मानो या s मान लो स्पीड, मिनी वेन की स्पीड। तो ये इस सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो पहले व्यक्ति के अकॉर्डिंग अपने इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखो एक ही डायरेक्शन में जाती है तो इनकी चाल का अंतर होता है s माइनस 4.8, ठीक है, स्पीड ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो 5/18, गुणा में कितने सेकंड में पार करती है 4.5 सेकंड में। देखो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, ये देखो स्पीड इंटू टाइम, ये पहले व्यक्ति के अकॉर्डिंग इसका कर लिया आपने। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति वेन के साथ दूसरे व्यक्ति को टेस्ट करो, स्पीड है वेन की s, ये इसकी स्पीड कितनी है व्यक्ति की 6, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से कर दो गुणा, 9 सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड हो गया। देखो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है, तो क्या हो गया इक्वल होगी। अब क्या करो, काटा पेटी में जाओ, 5/18 कट गया, ये 4.5 को ये डबल होगा, है ना, 4.5 है, ये 9 है, डबल हो गया। अब इसको गुणा करो, ये हो गया s माइनस 4.8 इक्वल टू क्या आएगा 2s माइनस का 12, ये s इधर जाएगा और 12 इधर ले जाओ, तो ये 12 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 12 में से 4.8 घटाओगे कितना आएगा, तो 5 घटाओ 7, तो 7 पॉइंट आ जाएगा 2, और यहाँ बच गया s। इसका मतलब वेन की स्पीड कितनी आई दोस्तों 7.2, ठीक है। अब इसमें से या इनमें से बराबर है दोनों, किसी में रख लो, आपकी डिस्टेंस ही है ये ना, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस है, किसी में वैल्यू पुट करके आप इसकी स्पीड वो निकाल सकते हो लेंथ। तो देखो स्पीड कितनी 7.2 माइनस का 6 इंटू में 5/18 इंटू में कितना 9, तो 9 दुए 18, और इसको गुणा करो 72, ये 1.2 बचेगा, 1.2 को 5 से गुणा करोगे 6 आएगा, 6/2 का मतलब कितना आ गया 3, तो इसका आंसर आ गया 3 मीटर। तो वेन की लेंथ कितनी है 3 मीटर। चलिए नेक्स्ट, 2009 में भारत में रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री है दोस्तों, ब्लू सारे कलर दिए हुए हैं आपको। यदि वर्ष 2009 में बेची गई बाइक्स की कुल संख्या, ये देखो ये 2009 का डेटा दिया हुआ है पूरा का पूरा, कुल बाइक्स 50,000 थी टोटल, जितनी भी बाइक बेची। पीली और लाल बाइक्स की बिक्री की तुलना में, पीली और लाल, तो इसमें देखो पीली कौन सी है, एक सेकंड दोस्तों इसको बड़ा कर देता हूं मैं। देखो दोस्तों पीली और इसका मतलब कौन सी, येलो और रेड, तो येलो कहाँ है, येलो ये रही 10%, और रेड कहाँ है दोस्तों, तो रेड ये रही 20 और 10 टोटल कितनी होगी 30%। इन दोनों की तुलना में कौन सा पूछे, सफेद बाइक, सफेद कहाँ है, ये रही व्हाइट 25%, ये 25% है, इनका अंतर कितना आया 5%, कितनी कम है, देखो ये 30% है दोनों, ये 25 है, तो ये 25 व्हाइट है, ये कितनी कम है इससे 5% कम है, तो 5% वैल्यू निकाल दो इसको, है ना, तो 0, ये कितना आ गया 2500, तो 2500 आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट पे देखो दोस्तों, ये कितना आ गया 10 और 70 80 हो गया, टोटल 80 हो गया, तो ये बार माइनस है तो माइनस 80, 270 माइनस 80 करो तो 190 आएगा यहाँ से, ओके, और 510 में से 190 माइनस करो, 190 माइनस कर दिया करो ऐसे 0, और ये कितना 11 में से हो गया 2, और ये 4 में से 1 गया 3, तो 320, तो 2550 में से 320 माइनस करो 0 3 2 और कितना आ गया 2, तो 2230 आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट पे, एक कौशिक ने एक खिलौना 160 में खरीदा, 180 में बेचा, लाभ प्रतिशत 0 0, 8 दूनी 2 8 16, 2 नीम 18, 8 क्रय मूल्य है, बेचा कितने, ये सीपी है ये एसपी है, एक के लाभ हुआ है किस पर 8 पर, गुणा में 100, वैसे भी आपको पता है 1/8 12.5% होता है, बस परसेंटेज में आंसर दे दो, ये सारी परसेंटेज में लिखा नहीं है दोस्तों, यहाँ लिख दिया कितना 12.5%, ये देखो ठीक है सारी परसेंटेज में। चलिए नेक्स्ट पे,
तो दोस्तों आज का पेपर आपका कंप्लीट होता है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपने किए और अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आए होंगे। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, ताकि आपको जो भी आगे एग्जाम करोगे तो आपको बहुत सारा इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप वैसे सब्जेक्ट वाइज तैयारी करोगे तो आपको फायदा नहीं मिलता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से बढ़िया तरीके से इनकी तैयारी किया करो। आप एक बार टेस्ट लगा लेते हो, आप सोचते हो कि चलो ठीक है ये तो कर लिया, कम से कम एक टेस्ट को आपने जैसे आज लगा लिया, 10 दिन बाद वापस उसको लगाओ, आपको देखो इसमें कितनी इंप्रूवमेंट होती है आपकी। आप क्वेश्चन सारे कर लोगे, लेकिन आप देखो जैसे आप पहले 20 क्वेश्चन कर रहे थे, आप उसको मान लो 20 मिनट में कर रहे थे, कितने मिनट में, 20 मिनट में। अब 10 दिन बाद आप 20 क्वेश्चन वही 20 क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आप 20 मिनट ही लगा रहे हो तो आप ये मान लो आप में इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर आप उसमें से 19 मिनट में भी कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी 1 मिनट बच रही है। ये चीजें नोट करनी है आपको। 20 मिनट में कर रहे हो वो तो पहले ही कर रहे थे, फिर फायदा क्या हुआ, टाइम बचाना है आपको, स्पीड भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतने रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।